सपने आप देखोगे, मुश्किलें बड़ी आएंगी। सपने आप देखोगे, मुश्किलें बड़ी आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा कमाल का होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इतिहास में हमारा क्या चल रहा है? तो इतिहास में हम पढ़ रहे हैं राजा सम्राट अशोक के बारे में। अशोक सम्राट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, माता कौन, पिता कौन, राजा कब बना, कब मृत्यु हुई, कब कौन पत्नी थी, कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, ये सब अब आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास को जाकर देखें। अब उससे आगे जो इस बेसिक से आगे जो बढ़ता है, इनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, आज हम उनको देखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जो अशोक था, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी 261 BC की। 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। ये राजा कब बना था? 269 BC में राजा बना। तो प्रश्न बनता है कि राज्य का राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा? तो आपका उत्तर क्या होगा? 8 वर्ष बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। तो जब कलिंग युद्ध हो रहा था, तब जो कलिंग था वह उसकी राजधानी क्या थी? यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कलिंग की आखिरकार राजधानी क्या थी? तो राजधानी यहां पर क्या थी? तोसली। क्या राजधानी थी? तोसली राजधानी थी। अब जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस समय जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया, तो उस समय कलिंग पर कौन सा राजा राज्य कर रहा था जिसके विरुद्ध अशोक ने जाकर आक्रमण किया? कलिंग पर कोई ना कोई राजा शासन कर रहा होगा, उसके ऊपर ही तो आक्रमण हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि कलिंग एक खाली किला है और उसके ऊपर ही आक्रमण कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उस किले का कोई ना कोई राजा था, कोई ना कोई सम्राट था, कोई मालिक था, उसके ऊपर अशोक जाकर हमला करता है। और वो राजा कौन था? वो राजा था कौन? बताइए, राजा कौन था? तो राजा था आपका पद्मनाथ। राजा कौन था? पद्मनाथ। तो जो कलिंग युद्ध हुआ अशोक के द्वारा, वह किसके विरुद्ध हुआ? तो वह राजा पद्मनाथ के विरुद्ध हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? तो जो कलिंग युद्ध है वो आपका दया नदी के किनारे हुआ। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे अशोक ने किस नदी के किनारे कलिंग युद्ध को लड़ा? तो वह आपकी दया नदी है। आपसे पूछ ले कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका 261 BC में लड़ा गया। कलिंग युद्ध की राजधानी, कलिंग की राजधानी कौन थी? तो जब युद्ध हो रहा था तब क्या राजधानी थी कलिंग की? तो वो थी तोसली। और कलिंग पर राजा कौन से राजा आपके शासन कर रहे थे? तो राजा पद्मनाथ जो थे, पद्मनाथ कलिंग पर शासन कर रहे थे जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो अशोक के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी कलिंग युद्ध में? यह प्रश्न भी बनता है, कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो भैरी घोष नीति। भैरी घोष नीति क्या होती है बताइए? तो जो भैरी घोष नीति है वह एक मारधार की नीति है। जब कलिंग युद्ध किया था ना अशोक ने, तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? जो छोटा छोटा जो बच्चा था उसके भी 4-4 टुकड़े कर दिए थे। मतलब इतनी हिंसा, इतनी मारधार, इतनी चीर काट किया था कि उसने क्या देखा, वो इतना फूट फूट के रोया युद्ध के बाद कि उसने यह प्रण ले लिया कि आज के बाद चाहे कुछ हो जाए, लेकिन राजा जो अशोक सम्राट था वह युद्ध नहीं लड़ेगा। इतनी भयंकर मार मारा था कलिंग में, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, बूढ़ा, जवान, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, सबको इतना चीर काट मचाया था अशोक। अशोक की सेना ने इतनी बुरी तरह मारधार मचाई थी कि अशोक मजबूर हो गया था
उसके अंदर के जो इमोशंस थे वो जाग गए थे और उसने यह प्रण ले लिया कि आज के बाद अशोक कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। और इस युद्ध के बाद, भैरी घोष नीति के बाद कौन सी नीति अपना ली थी उसने? धम्म की नीति अपना ली थी। तो धम्म की नीति कैसी है? धम्म की नीति कैसी है बताइए? तो धम्म की नीति है आपकी धर्म की नीति, धर्म के रास्ते पर चल गया। तो अगर आपसे अब प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सा काल था जब राजा जो अशोक सम्राट था उसके जीवन परिवर्तन का काल कहा गया, वह कौन सा काल था जिस काल को अशोक सम्राट के जीवन परिवर्तन का काल कहा गया? तो वह 261 बीसी का काल था, कलिंग युद्ध का काल था। उस समय उस मारधार को देखकर, उस युद्ध की नीति को भूलकर वह एक धर्म की नीति पर, वह युद्ध के मार्ग को भूलकर वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। वही भैरी घोष नीति किसमें परिवर्तित हो गई थी? आपकी धम्म नीति में परिवर्तित हो गई थी। और वह उपदेश देने लगा कि लोग धर्म की नीति पर चलें। इस युद्ध का त्याग कर दिया सो उसने। तो अशोक सम्राट का जो जीवन था, जीवन परिवर्तन कब हुआ? तो कलिंग युद्ध के बाद हुआ। उसने युद्ध को छोड़ ही दिया था, युद्ध का त्याग कर दिया था कलिंग युद्ध के बाद, और धर्म की नीति अपना ली थी और धर्म के रास्ते पर चलने लगे और ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने लगे। तो ये था आपका कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ? आपके राजा बनने के बाद, जो अशोक सम्राट था उसके राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। उस समय उस कलिंग की राजधानी तोसली थी। किस राजा का शासन था? पद्मनाथ राजा का शासन था। और उसने भैरी घोष नीति का प्रयोग किया और दया नदी के किनारे कलिंग युद्ध लड़ा गया। और युद्ध के बाद उस चीर काट, उस मारधार को देखकर, उस आतंक को देखकर राजा अशोक ने क्या किया? भैरी घोष नीति का त्याग करके धम्म नीति, धर्म के रास्ते पर वह चलने लगा। तो ये था आपका कलिंग युद्ध। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब अशोक ने और क्या किया था अपने जीवन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे क्या हुआ था? तो क्या हुआ था, जब वह युद्ध लड़ा करता था तो एक बार हकवनी वंश के जो राजा डेरियस थे, ईरान के राजा डेरियस, ईरान के राजा डेरियस थे। कौन से वंश के थे? ये हकवनी वंश के थे। कौन से? हकवनी वंश। हकवनी वंश के राजा डेरियस। इनसे जो राजा अशोक था, अशोक सम्राट था, उसने क्या सीखा? अभिलेख लिखने की कला सीखी। अभिलेख लिखने की। देखिए अशोक इतना बड़ा ज्ञानी था कि अगर वह कहीं उसकी दाल नहीं गलती थी तो वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आता था। वह ईरान गया और उसने देखा कि जो डेरियस था, हकवनी वंश का जो राजा डेरियस था, वो क्या अभिलेख लिखता है, वो शिलाओं पर कुछ ना कुछ लिखवाता है, अपने चिन्ह लिखवाता है, जिससे उसके मरने के बाद भी लोग उनको देखकर उसको अपनी यादों में बसाए रखें और उसके बारे में जाने, जिससे वह युग युगों तक जीवित रहे, मरने के बाद भी लोग उसको याद करें। तो उसने वहां से सीखा क्या? अभिलेख लिखने की कला सीखी। और अभिलेख लिखने की कला सीखने के बाद भारत में अभिलेख लिखना शुरू किया और उसने क्या कर दिया? 14 अभिलेख लिखे। 14 अभिलेख लिखे। तो अशोक ने क्या किया? 14 अभिलेखों का निर्माण किया और आपके 7 स्तंभ लेखों का निर्माण किया। 7 स्तंभ लेखों का निर्माण किया और आपके 3 गुहा अभिलेखों का निर्माण किया। अभिलेखों की जो नीति थी भारत में कौन लेकर आया? तो प्रश्न आपका उत्तर क्या होगा? अशोक सम्राट लेकर आया। अशोक सम्राट ने अभिलेख लिखने की कला कहां से सीखी? ईरान के महान राजा डेरियस से सीखी थी। आपको समझ में आ गया? डेरियस किस वंश का था? हकवनी वंश का था। वह क्या लिखता था? अभिलेख लिखता था। वहां से किसने अभिलेख की कला सीखी? तो राजा अशोक ने अभिलेख लिखने की कला सीखी और अभिलेख कला सीखने के बाद उसने भारत में 14 अभिलेख, 7 स्तंभ लेख और 8 गुहा अभिलेखों का निर्माण करवाया। और अब हम पढ़ेंगे कि वह 14 अभिलेख कौन से थे, वह 7 स्तंभ अभिलेख कौन से थे, वह 3 गुहा अभिलेख कौन से थे। अब उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहां पर जो आपके अभिलेख हैं वो हैं 14। तो 14 अभिलेखों को पढ़ने में टाइम लगेगा, तो उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। इसलिए पहले हम देखते हैं 7 स्तंभ लेखों को। 7 स्तंभ लेख, जो आपके 7 स्तंभ लेख हैं उनको अब देखेंगे। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख का मतलब क्या है? स्तंभ माने क्या होता है बताइए? स्तंभ माने होता है पत्थर।
पत्थर होता है, पत्थरों पर लिखा गया कोई भी लेख। आपने देखा होगा रोड के सहारे पत्थर लगे होते हैं जिनको माइलस्टोन कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो किलोमीटर बताते हैं कि इतने किलोमीटर दूर इतना वो स्थान है। तो ऐसे पत्थर, उन पे तो पेंट से लिखा होता है, लेकिन यह उन पत्थरों पर छेनी हथौड़े से गुदवाता था, और गुदवाता था तो उसको ही क्या कहते थे, स्तंभ लेख कहते थे। तो ऐसे इसने 7 स्तंभ लेख बनवाए थे। कहां कहां पर बनवाए थे तो देखना, पहला जो स्तंभ लेख बना था वो बना था टोपरा में। पहला स्तंभ लेख कहां पर बना, टोपरा में। लेकिन जो आपका फिरोज शाह तुगलक था, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था, वो इसको कहां पर ले आया, दिल्ली में। दिल्ली में लेकर आ गया, तो इसको क्या कहने लगे, दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख। अशोक ने कहां पर बनवाया था, टोपरा में बनवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक कहां पर ले आया, दिल्ली में ले आया। वो खड़वा के दिल्ली ले आया। अगर वो खड़वा के नहीं सीधा सीधा यही रहने देता तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने में। अब क्या हुआ, उसने उखड़वा के ले आया, तो अब हमको 2-2 स्थान पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा कौन लेकर आया, कहां लेकर गया, कहां से लेकर आया। तो क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक था वो टोपरा से लेकर दिल्ली लेकर चला आया, और इसका नाम बन गया था दिल्ली टोपरा। अब दूसरा जो स्तंभ लेख है वो कौन सा है, दूसरा स्तंभ लेख देखिए, तो दूसरा स्तंभ लेख है मेरठ टोपरा, यानी कि मेरठ टोपरा। मेरठ टोपरा, तो यह टोपरा से मेरठ लाया गया। बताइए, मेरठ टोपरा, मेरठ, मेरठ टोपरा दूसरा स्तंभ लेख हो गया। यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। तो ये दोनों किसके द्वारा लाए गए, ये दोनों लाए गए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये पूछता है कि किसके द्वारा लाए गए, टोपरा का दिल्ली में स्थापित किसने किया था स्तंभ लेख, तो वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह आपको याद रखना है। अगला आता है कौशाम्बी अभिलेख, तीसरा आता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख में क्या बताया है, अशोक ने बताया है कि जो मेरी पत्नी है कुरुवा की, कुरुवा की पत्नी, तो रानी का अभिलेख किसे कहा गया, अपनी पत्नी के बारे में बताया है अशोक ने, तो ये क्या कहा गया, रानी का अभिलेख। तो रानी के अभिलेख के नाम से कौन जाना जाता है, रानी का अभिलेख कौन सा है बताइए। तो जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है वो आपका रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बताया है अशोक ने कि जो मेरी रानी है कुरुवा की, वह गरीबों को बहुत ज्यादा दान देती है। तो वह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक ने अपनी पत्नी कुरुबाकी का जिक्र कौन से स्तंभ लेख में किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी अभिलेख में किया। तो बताइए कौशाम्बी अभिलेख किससे रिलेटेड था, अशोक सम्राट की जो पत्नी थी कुरुबाकी, प्रिय पत्नी कुरुबाकी थी, उससे संबंधित था। इसलिए जो कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी स्तंभ लेख है, उसको क्या कहा गया, रानी के अभिलेख के नाम से जाना गया। और इस जो कौशाम्बी है इसको बाद में अशोक ने क्या किया, इसको इलाहाबाद स्थित कर दिया, इलाहाबाद लाकर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद लाकर स्थापित कर दिया। तो ठीक है ना, ये 3 हो गए आपके। अशोक ने कहां पर कर दिया, इसको इलाहाबाद ले गई थी, ठीक है, इलाहाबाद ले गई थी। अब आगे देखिए चौथा अभिलेख कौन सा आता है। अब चौथा अभिलेख कौन सा आता है, तो यहां पर चौथा लिख लीजिए। चौथा क्या आता है बताइए, चौथा आता है आपका, बताइए, लोरिया नंदनगढ़। चौथा कौन सा होता है, लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ जो है ये आपका बिहार में स्थित है। यह स्तंभ लेख कहां पर है, अशोक द्वारा बनाया गया लोरिया नंदनगढ़ आपका जो स्तंभ लेख है वह आपका बिहार में है। और इसमें मोर के बारे में वर्णन किया गया है, मोर का चित्र किसमें दर्शाया गया है। अगर आपसे पूछे वह कौन सा स्तंभ लेख है अशोक द्वारा जो बनवाया गया था जिसमें मोर का वर्णन किया गया है, जिसमें मोर के चित्र का वर्णन किया गया है, तो वो लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख है, जो कहां पर स्थित है, आपका बिहार में स्थित है। एक है लोरिया अरारोज, लोरिया अरारोज। पांचवा कौन सा है, लोरिया अरारोज, यह भी आपका बिहार में है। और एक है आपका रामपुरवा, जो रामपुरवा जो अभिलेख है आपका स्तंभ लेख है वो भी आपका बिहार में। अगर ऐसे ही अभिलेख होते कि 3 बिहार में 4 दिल्ली में, तो 2 मिनट में याद हो जाते, आओ किसने कहां से उखाड़ कर कहां ले गई, तो वैसे ही हिस्ट्री को बढ़ा दिया है। तो यहां पर ये तीनों क्या है, जो लोरिया
आपके नंदनगढ़ है, दूसरा लोरिया अरारोज और रामपुरवा, ये तीनों कहां पर है? ये बिहार में है। ये कहां पर है? बिहार में है। ठीक है ना। एक जो अंतिम जो सातवां बचा है वो कौन सा है? सातवां क्या बचा है? सातवां बचा है आपका रूमंदेई। ये आपका कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में है। लेकिन एक स्तंभ लेख और था आपका, वह कौन सा था? सुरेकुना। ये कभी कभी आपसे यूपीपीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। सुकेरना। कौन सा? सुरेकुना। सुरेकुना। तो ये सुरेकुना जो आपका स्तंभ लेख है, इसकी क्या खासियत है? यह द्विभाषीय अभिलेख है। द्विभाषीय। द्विभाषीय का मतलब जानते हो? द्विभाषीय का मतलब हो गया जो दो भाषाओं में लिखा गया है, एक अफगानिस्तान की भाषा में, ठीक है ना, और एक ग्रीक भाषा में। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया? दो भाषाओं में लिखा गया कौन सा स्तंभ लेख है? सुरेकुना अभिलेख। ठीक है ना, जो कहां पर है? अफगानिस्तान में है। ये कहां पर है आपका? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है ना, ये कहां पर है आपका? अफगानिस्तान में। याद रहेगा। तो कौन कौन से सात स्तंभ लेख थे? जो पत्थर पर लिखा जाता है उसको स्तंभ लेख कहते हैं। पहला दिल्ली टोपरा। टोपरा से दिल्ली कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ले गया था। दूसरा मेरठ टोपरा। टोपरा से मेरठ कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौशाम्बी अभिलेख, रानी के अभिलेख से, रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। राजा जो अशोक थे, अशोक सम्राट जो थे, उसे वो कहां पर ले गए थे? देखिए अशोक सम्राट के बाद, देखिए अशोक ने तो यह स्थापित कर दिया कौशाम्बी में, लेकिन अशोक सम्राट के लगभग 1500 आपके साल बाद, 1500 साल बाद, जो अकबर जो महान राजा हुआ था, उसने क्या देखा था? जो कौशाम्बी है वो इतना विकसित नहीं है। देखिए अशोक के समय पर कौशाम्बी बहुत ज्यादा विकसित आपका दिल्ली के बराबर था, लेकिन 1500 साल जैसे ही बीते, 1500 सालों में जो कौशाम्बी है वो बहुत ज्यादा पिछड़ गया और इलाहाबाद क्या हुआ? वहां पर थोड़ा विकसित हो गया। तो कौशाम्बी से उखड़वाकर उस स्तंभ लेख को जो राजा अकबर थे वो कहां पर ले आए? इलाहाबाद में ले आए। तो आपका ठीक है ना, समझ में आ गया? रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। अब आपका आता है यहाँ पर लोरिया नंदनगढ़। वह कौन सा अभिलेख है? स्तंभ लेख है जिसमें मोर का वर्णन है, तो लोरिया नंदनगढ़ है। लोरिया अरारोज और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख कहां पर है? ये आपके बिहार में है। रूमंदेई जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वह आपका कहां पर है? नेपाल में है। और एक जो महत्वपूर्ण सुरेकुना स्तंभ लेख जो आपका द्विभाषीय अभिलेख है, जो द्विभाषीय स्तंभ लेख है, वो कहां पर है? आपका अफगानिस्तान में। तो ये थे आपके 7 स्तंभ अभिलेख। अब ये आपको महत्वपूर्ण जो 7 स्तंभ लेख हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही मजेदार क्लास लगी होगी, 1 नंबर की क्लास लगी होगी। अब आगे जो इसके जो राजा जो अशोक था, अशोक सम्राट था, उसके द्वारा जो 14 अभिलेख और 3 गुहा लेख लिखे गए हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और 1 नंबर की क्लास होने वाली है जो आपकी कल होगी, उसको लेना मत भूलिएगा। मिलते हैं हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।